हेलो बच्चों। हाँ तो भैया हम लोग काइनेमेटिक्स की क्लास में लास्ट जो हमने लेक्चर उसमें लिया था, जो लास्ट क्लास हमने ली थी, उसमें हमने डिस्कस किया था ग्राफ ऑफ मोशन, यानी गति के कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ को। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट गति के समीकरणों को पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक हुआ वो हो जाएगा गति के समीकरण। गति के समीकरण ये अपना टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण। देखिए बच्चों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों गति के समीकरण कहलाते हैं। तो पहले यदि अपन बात करें कि गति के समीकरणों की डेफिनेशन क्या है, तो गति के समीकरणों की सीधी सीधी डेफिनेशन है कि भी कोई गतिशील वस्तु है, उसके वेग, समय और विस्थापन में संबंध को दर्शाने वाले जो समीकरण है वो गति के समीकरण कहलाते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है। किसी गतिशील वस्तु के वेग यानी v, समय यानी t, विस्थापन, इसको आप s से दिखा दो चाहे x से दिखा दो। चलिए अपन x से दिखा देते हैं। विस्थापन x में संबंध को प्रदर्शित करने वाले समीकरणों को गति के समीकरण कहते हैं। वस्तु के वेग, उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन और समय के मध्य संबंध को दर्शाने वाले जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वे कहलाती हैं गति के समीकरण। अब तीन गति के समीकरण आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। पहला समीकरण है u v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। या आपको किताबों में x की जगह s भी मिल सकता है, तो वो एक ही बात है ना। यहाँ मैंने विस्थापन को x लिख रखा है, यदि विस्थापन को s लिखें तो वो s के रूप। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये सदिश और अदिश दोनों फॉर्मेट में काम आते हैं। इन्हीं को सदिश फॉर्मेट में लिखे तो अपन लिख सकते हैं v वेक्टर u वेक्टर प्लस a वेक्टर और t। दूसरा लिख सकते हैं x वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर t स्क्वायर। और तीसरा लिख सकते हैं v वेक्टर स्क्वायर बराबर u वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ax वेक्टर। ये सदिश रूप में है। इसके अदिश और सदिश दोनों ही रूप जो हैं वो काम आते हैं। दोनों रूपों में इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि केवल मान की बात करें तो अदिश फॉर्मेट को काम मिलेगा, और दिशा वगैरह की बात साथ में करें तो सदिश रूप को भी काम में ले सकता है। हालांकि हम ज्यादातर जो क्वेश्चन अपने लेवल तक, 11th क्लास के लेवल तक, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अदिश फॉर्मेट से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा एक खास बात है इन समीकरणों की, वो आप
एकदम नोट लगाकर विशेष रूप से आप उस बात को समझेंगे और लिखेंगे। ये जो गति के समीकरण हैं जो हमने लिखे हैं अभी अभी बोर्ड पर, 3 समीकरण, वे केवल एक समान त्वरित गति के लिए ही लागू होते हैं। मतलब क्या हुआ, केवल ऐसी गति के लिए लागू होते हैं जिसका त्वरण एक समान हो। यदि त्वरण बदल रहा है तो गति के समीकरण लागू नहीं होंगे। क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मैंने कहा है कि गति के तीनों समीकरण केवल और केवल तभी अप्लाई होते हैं जब समान त्वरित गति होती है, मतलब त्वरण का मान निश्चित होता है। यदि त्वरण का मान बदल रहा हो तो ये समीकरण लागू नहीं होते। देखो इस बात को अपन लिख देते हैं। गति के समीकरण केवल समत्वरित गति, समत्वरित गति का मतलब है ए जो है वो क्या होना चाहिए, समत्वरित गति, यानी ए नियत होना चाहिए। जो भी उसकी वैल्यू है वो पूरी गति में एक जैसी रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। केवल समत्वरित गति के लिए ही जब भी आप गति के समीकरणों से संबंधित कोई क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप इसी चीज को देखेंगे कि त्वरण जो है वो नियत है या नहीं है। यदि त्वरण नियत है तो आप उसके लिए ये समीकरण लगा सकते हैं, और यदि त्वरण नियत नहीं है तो भैया उसको इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते। उसका एक अलग मेथड है जिसको आगे मैं एक क्वेश्चन लेकर समझा दूंगा कि यदि त्वरण का मान समान ना हो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं। फिलहाल के लिए हम इसी पर फोकस रखते हैं, जब त्वरण समान नहीं होगा उसकी बात अगले सेगमेंट में करेंगे। तो ये बात याद रखना, 3 समीकरण कौन कौन से हो गए, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a x। गति के समीकरण केवल और केवल समत्वरित गति यानी जिसके लिए त्वरण का मान नियत हो, समान हो, उसी के लिए लागू होते हैं। अब इन समीकरणों का डेरिवेशन भी अपने को, और डेरिवेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ग्राफीय विधि द्वारा और एक कलन विधि, यानी जिसमें अवकलन और समाकलन को काम में लिया जाए, वो विधि। दो विधि है, ग्राफीय विधि और कलन विधि। तो पहले अपन ग्राफीय विधि द्वारा इन समीकरणों को निकालना सीखते हैं, फिर हम अपन चलेंगे कलन विधि में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पन्न। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पन्न। हालांकि ये टॉपिक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, ग्राफीय विधि द्वारा। कलन वाला तो नहीं पढ़ा होगा, कलन वाला अभी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन ग्राफ वाला आपने पढ़ा होगा, है ना। 9वीं 10वीं क्लास में इसका इंट्रोडक्शन होता है, तो आपने उसको यहाँ पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेशन करने के 3 स्टेप होते हैं, मैं आपको यहाँ ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें वो सारी चीजें माननी होती हैं जो डेरिवेशन को अपने लिए जो है वो डेरिवेशन को करने के लिए अपने को चाहिए, जो डाटा अपने को चाहिए। दूसरा, उसका कोई ग्राफ वगैरह बनाना है या उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है, वो लगाते हैं। तीसरे में उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को अपन सोल्व करते हैं, तो अपन अपने डेरिवेशन तक पहुंच जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं ग्राफीय विधि द्वारा अपन गति के समीकरणों को सोल्व कर रहे हैं। तो पहला पार्ट, माना कि t बराबर 0 पर, मतलब समय शुरू हुआ है अभी, t बराबर 0 का मतलब इसी समय से अपन अपनी गति का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये समय अपने लिए t बराबर 0 हो गया। t बराबर 0 पर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है।
तथा टी समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। क्या है इस लाइन का मतलब? कोई वस्तु है जिसका अभी शुरुआत में जिसका वेग u है और कुछ समय पश्चात जिस समय का मान है t, इतने समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, एक चीज और क्लियर, बियॉन्ड द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे से सीधी सीधी बात हम ऊपर लिख चुके हैं कि भैया कुछ भी हो जाए आप गति के समीकरणों में ये मानते हुए चलेंगे कि त्वरण नियत है। यदि आप ऐसा नहीं मान सकते तो गति के समीकरण नहीं लागू होंगे, उस जगह गति के समीकरण अपन अप्लाई नहीं कर सकते, उसका अलग तरीका है, अलग मेथड है। तो कभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना ही नहीं है कि त्वरण जो है वो नियत होना चाहिए। फिलहाल के लिए अपन ने जो माना है उसके लिए मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूं। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, यानी वेग का और समय का ग्राफ। तो चलिए वेग और समय का ग्राफ बनाते हैं। इस वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ। तो देखिए बच्चों, इस साइड में मैं समय ले लेता हूं और इस साइड में मैं वेग ले लेता हूं। ये वाला पॉइंट जो है वो 0 समय का है, t बराबर 0 समय का है। ठीक है, और यहाँ वेग भी 0 है। हमें कहा गया कि जब t बराबर 0 उस समय वेग का मान 0 नहीं है, उस समय वेग का मान कितना है? देखो u है उस समय वेग का मान। तो t बराबर 0 पर वेग का मान मान लीजिए यहां पर है, ये u है वेग का मान, और कुछ समय बाद इसका वेग बढ़ता हुआ क्या हो जाता है? कुछ समय बाद इसका वेग बढ़ता हुआ क्या हो जाता है? v हो जाता है। और जिस समय वेग का मान v होता है उस समय समय का मान जो है वो t हो जाता है, ये t समय। ठीक है बच्चों, अब इन सबको नाम दे देता हूं। ठीक है, इन सभी को नाम दे देते हैं अपन, ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो भी है। तो ये पॉइंट ओ है, नीचे वाला अलग से दिखाया, ये वैल्यू 0 है समय की, और ये बिंदु ओ है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है, और यहां से देखो एक और बिंदु ले लेते हैं, इसके ठीक सामने वाला बिंदु आर है और ये बिंदु एस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। जो बेसिक चीज जो चीज अपने पास है वो ये है कि t बराबर 0 समय पर इसका वेग था u, कुछ समय बाद इसका वेग हो गया v। जब इसका वेग v हुआ है तो इसका समय जो है वो t हो गया घड़ी में। तो सिंपल सा ये ग्राफ है। अच्छा, आप कहेंगे कि सीधी रेखा ही क्यों बनाया? भाई साहब सीधी रेखा इसलिए बनाया क्योंकि ढाल बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ढाल बदल जाती है त्वरण बदल जाएगा, और त्वरण तो इसमें बदलना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको सीधी रेखा बनाया। इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ नहीं बनाया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो। अब अपन प्रथम समीकरण को सोल्व करते हैं। प्रथम समीकरण को सोल्व करने के लिए हम गए कॉन्सेप्ट पे।
हमने कहा किसी वस्तु के वेग और समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करती है। वेग और समय ग्राफ की जो ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। यदि आप इसमें ढाल निकाल लें तो आपको त्वरण मिल जाएगा और यहीं से अपने को पहला समीकरण मिल जाएगा। देखिए, अब मैं इस ग्राफ में जाता हूं और इस ग्राफ में एक चीज और बना देता हूं, ये वाली। यदि मुझे ढाल निकालनी है तो ये निकाल लेता हूं। अब यहां से देखो, ये इतना पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये u है, और ये इतना पार्ट जो नजर आ रहा है ये आपके पास है v। तो आपको यदि इतना पार्ट चाहिए, खाली इतना पार्ट, तो ये बन जाएगा v माइनस यू। समझ में आई बात? भाई यहां से यहां तक का पार्ट u है और यहां से यहां तक का पार्ट v है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, v माइनस यू। अब मैं सबको मिटा के सिर्फ वो चीजें लिख लेता हूं जो अपने काम की। अपने को यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए जो कि है v माइनस यू। ढाल जाननी है अपने को, तो है ना। तो ढाल जानने के लिए हमने कहा कि भाई त्रिभुज गए, त्रिभुज पी क्यू आर में ढाल मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब होता है लंब बट्टा आधार। तो इस त्रिभुज का जो लंब है वो है क्यू आर, और जो इसका आधार है वो है बेटा पी आर। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस टेन थीटा को यानी इसकी जो ढाल आएगी उसी को हम कहेंगे कि ये त्वरण है। त्वरण को हम लिखते हैं ए से, है ना। और क्यू आर की वैल्यू है आपके पास v माइनस यू, और पी आर की वैल्यू यानी यहां से यहां तक की वैल्यू देखो ये t है आपके पास, क्योंकि सामने वाली t है। समझ में आ रही? तो इसकी वैल्यू t है। इस तरह से अपने को ये पहला समीकरण मिला, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहां से बन रहा v माइनस यू बराबर ए टी, और इस तरह से अपने को पहला समीकरण मिल गया v बराबर u प्लस ए टी। समझ में आई बच्चों? चलो मैं दूसरा समीकरण यहां सोल्व करता हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ फिर से चाहिए। ये ग्राफ मैंने यहां ले लिया और मैं यहां सोल्व कर रहा हूं द्वितीय समीकरण, सेकेंड इक्वेशन। जैसे vt यानी वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है, वैसे ही वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करेगा? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा इसके द्वारा तय किए गए विस्थापन को। ये बात हमने, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले से, है ना। तो चलिए, वस्तु के वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय विस्थापन प्रदर्शित करता है। ये चीज मैं आपको 2 बार बता चुका हूं, कल भी बताया है ग्राफ वाले में, और जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा रहा था तब भी ये क्वेश्चन हमने किया है कि वेग और विस्थापन का जो ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आप किसको प्रदर्शित करेगा? विस्थापन को। तो यदि आपको विस्थापन जानना है तो आप सीधा सीधा वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल तय कर लेंगे।
अब आ जाओ ग्राफ में, वी टी यहां से शुरू हुआ और अपना ग्राफ यहाँ खत्म हो गया। इसके नीचे क्षेत्रफल कौन कौन सा बन रहा है, देखो ये पूरा पार्ट क्षेत्रफल बन रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इसके अंदर बन रहा है। ऊपर वाला तो शामिल करना नहीं, लेकिन नीचे वाला सारा, नीचे तक एक्स एक्स तक शामिल होगा, ये क्षेत्रफल बन रहा है ना बच्चों। तो ये क्षेत्रफल बन रहा है, तो चलिए हम ये कह देंगे कि आपको जो विस्थापन ज्ञात करना है वो असल में आकृति ओ पी क्यू आर एस ओ का क्षेत्रफल है। ये मैंने वही लिया है, देखो कौन सा ओ, ओ पी क्यू आर एस और घूमकर ओ, इस तरह से इसका क्षेत्रफल अपने को लिया, ये हमने लिखा है। तो इसको अपन देखो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इस क्षेत्रफल को कौन कौन से पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसको दो इन पार्ट में तोड़ सकते हैं कि एक तो मुझे इसमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है और एक इसमें मुझे आयत बनता हुआ दिख रहा है। मैं दोनों को अलग अलग लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि विस्थापन को x लिख लेता हूं। आकृति ओ पी क्यू आर एस ओ में दो चीजें बन रहा है, एक तो बन रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल प्लस आयत ओ पी आर एस का क्षेत्रफल, ओ पी आर एस का क्षेत्रफल। जस्ट ए मिनट बच्चों, आई विल बैक, एक सेकंड में आता हूं, थोड़ा सा क्लास में डिस्टर्बेंस है, एक सेकंड। हाँ तो बच्चों क्लास को रिज्यूम करते हैं। जो ग्राफ अपने पास बन रहा था वो पूरा ग्राफ था ओ पी क्यू आर एस ओ, और इसके दो पार्ट हमने कर लिए, एक तो इसमें ट्राइंगल यानी त्रिभुज बन रहा है और एक इसमें रेक्टेंगल यानी आयत बन रहा है। तो इन दोनों का अपन अलग अलग से निकाल लेते हैं। तो देखिए x बराबर अपने पास क्या है, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, इनको नाम देते चलते हैं। ये पहला वाला समीकरण, इसको एक नाम दिया है, इसको दो नाम दिया है, अब कोई इक्वेशन बनेगा तो तीन देते हैं। तो ये पी क्यू आर जो है आयत, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलते हैं आधार और ऊंचाई लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज का आधार तो है पी क्यू, है ना ये वाला, और ऊंचाई है क्यू आर। तो ये अपने पास हो गया, इसको हमने लिख दिया x बराबर पी क्यू 1/2 पी क्यू और क्यू आर। और लंबाई और चौड़ाई इसकी अपन बात करें तो आप ले लीजिए, देखो इसकी जो लंबाई हुई वो ओपी तो इसकी लंबाई हो गई, है ना, और पी क्यू इसकी चौड़ाई हो गई, पी आर सॉरी, तो ओपी गुणा पी आर, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं अपन। 1/2 पी से क्यू, तो पी से क्यू की जो वैल्यू होगी वो आपके पास, पी क्यू नहीं है सॉरी, क्या है इसका,
P से R है बच्चों, P से R है, इसका आधार PR है, और तो PR की वैल्यू जो है वो आपके पास T है, और QR की जो वैल्यू है वो अभी सॉल्व की है V माइनस U, और OP की वैल्यू है वो U है, और PR की वैल्यू है T। तो देखिए इस तरह से अपने पास कुछ सॉल्व हो गया। x बराबर 1/t V माइनस U प्लस UT। क्लियर? चलिए x बराबर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 से v बराबर u प्लस AT को इस समीकरण में पुट कर देते हैं। तो यदि हमने ऐसा कर दिया तो अपने पास क्या बनेगा, x बराबर देखो 1/t दो टी बार है, और v की जगह आपने लिख दिया u प्लस AT माइनस का u प्लस UT, ये u से u कट जाएगा, और आपके पास यहाँ बनेगा 1/2t, अंदर मल्टीप्लाई में है AT और यहाँ UT। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको मिलेगी UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड, तीसरा समीकरण यदि अपन सोल्व करें तो तीसरा समीकरण हमने सोल्व किया, तो अब अपन चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, 1 से। इक्वेशन ए से a बराबर v माइनस यू बट्टा टी था, यहां से आप t बराबर v माइनस यू बट्टा ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो समीकरण 3 में क्या है, x बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए t का मान। तो क्या बना ये, x बराबर यू टी का मान है v माइनस यू बट्टा ए प्लस 1/2 a v माइनस यू बट्टा ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, देखो x बराबर ये हो गया u v माइनस यू, और ये हो गया a, और यहाँ से 1/2 ये प्लस है बच्चों a, और इसको स्क्वायर किया तो v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर से ये कट जाएगा और 1 बचेगा। अब अपने पास समीकरण ये कुछ यूं बनेगी, u है यहाँ पे v माइनस यू बट्टा a, और यहाँ पर है एक u माइनस v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे है 2a। तो इसका एलसीएम अपन ने ले लिया, ये आएगा 2a, तो यहाँ तो 2u v माइनस यू आएगा, और यहाँ v माइनस यू का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास वैल्यू सारी क्लियर हो जाएगी। x बराबर ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा 2a। तो देखो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। यू स्क्वायर, एक माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस का बचेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2a। तो ये देखो आपके पास क्या बन गया, यहाँ से आपके पास बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2ax, और इसको फाइनल सॉल्व कर देंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये तीसरा अपने पास समीकरण है, और अपन जो सॉल्व कर रहे थे उसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरीके से हमने ग्राफीय विधि द्वारा तीनों समीकरणों को सोल्व कर लिया। गति के 3 समीकरण हैं, कौन से, पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण x बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये गति के 3 समीकरण है जिसको हमने ग्राफीय विधि द्वारा सोल्व किया है। कलन विधि द्वारा भी ये समीकरण बनता है, तो कलन विधि द्वारा इसको अपन कल सोल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप इस डेरिवेशन को पहले समझिए, ग्राफ को अच्छे से समझिए और इस डेरिवेशन को लिख कर देखिए। यदि आप ऐसा करेंगे, 2-3 बार इसको लिख कर देखेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट याद हो जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, ये एग्जैक्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।